स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। लेकिन गर्मी भी आज कुछ ज्यादा ही थी और सूरज, गहने, इन सब की चिंता के कारण आशीष सो नहीं पा रहा था। पता नहीं कब रात के तकरीबन 12-1 बज गए, आधी रात हो गई, तभी अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। लाइट जाने से आशीष थोड़ा घबरा गया और उसके पास उस टाइम पर कोई टॉर्च वगैरह भी नहीं थी। वो लेटा हुआ था अपनी चारपाई के ऊपर कि तभी उसे अपनी चारपाई के नीचे किसी जानवर की तरह सांसें लेने की आवाज सुनाई। उस आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा भारी सा जीव उसके चारपाई के नीचे सांसें ले रहा हो। डर के मारे आशीष ने अपने आप को कंबल में लपेट लिया। ऐसे टाइम पर कंबल ही सबसे बड़ा सहारा होता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने घर वालों को आवाज लगा सके। आशीष अपने कानों को बंद करके उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे लगा कि आवाज उसे थोड़ी दूर चली गई है। दूर जाने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुआ कि तभी उसे अपनी माँ की चीख की आवाज सुनाई थी। वो भागकर वहां बाहर गया तो उसकी माँ ने कहा कि हे राम, ये क्या हो गया। और सामने का दिल दहलाने वाला मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। फैमिलीज के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको छुपा कर रखा जाता है, जिन्हें हम लोग फैमिली सीक्रेट्स कहते हैं या फिर पारिवारिक राज। घर के बड़े लोग ये समझते हैं कि ये राज छुपा के रखना चाहिए और एक समय तक बच्चों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, जब तक कि वो समझदार नहीं हो जाते हैं या फिर फैमिली नहीं समझती है कि अब इस एज के बाद हम इनको ये सारी बातें बता सकते हैं। लेकिन कई बार ये राज जानने के चक्कर में उन्हीं बच्चों से हो जाती है कुछ इतनी बड़ी गलतियां, इसके बारे में हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये जानते हैं क्या हुआ था उस दिन ऐसा आशीष के घर में। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही है, आप स्टोरीज को देख रहे हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक छोटा सा थंब देना है जो हमें एल्गोरिदम में ऊपर आने पे सपोर्ट करता है। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो अपने फैमिली ग्रुप्स के अंदर इसको जरूर 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 शेयर करें, क्योंकि जब फैमिलीज एक साथ बैठकर स्टोरीज को एंजॉय करती हैं तो एक अलग लेवल की बॉन्डिंग वहां पर क्रिएट होती है। जब सबके सब बाद में इन स्टोरीज के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ था या फिर ऐसा नहीं हुआ था, तो ऐसा क्यों हुआ था। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं कहानी में आगे। तो आशीष और उसकी फैमिली यूपी के एक छोटे से गांव नेका छपरा में रहती है। ये इंसिडेंट आज से करीबन 3-4 साल पहले हुआ था, जब आशीष की उम्र करीबन 15 साल के आसपास थी। आशीष जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव का और एक गरीब परिवार का लड़का है। उनका जो परिवार है वो इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी भी वो मुश्किल से जमा कर पाते हैं। इसी के साथ साथ वो जिस गांव से बिलोंग करता है वो गांव आज भी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आशीष के परिवार में टोटल 7 लोग हैं। उसके मम्मी पापा, उसकी 2 बहनें, उसके 2 भाई और वो खुद। और सिर्फ इतना ही नहीं, आशीष खुद एक लोअर कास्ट को बिलोंग करता है, तो इनके गांव में ये सिस्टम है। इसलिए इन लोगों का जो घर है वो गांव के बाहर, मतलब गांव की बाउंड्री की तरफ है। गांव के अंदर ये लोग नहीं रह सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि गांव वालों ने जो इनकी कास्ट के लोग थे उन लोगों को गांव में अलग से जगह दी हुई थी बाहर की तरफ, वहां पर ये लोग रहा करते थे। और ऐसे नहीं था ये अकेले थे, इनके आसपास इनके बहुत सारे, मतलब एक तरह से मतलब छोटा सा इनका मोहल्ला था, कबीला था, ये आप बोल सकते हैं, जहां पर इन्हीं के जाति के लोग रहा करते थे। आशीष के जो घर वाले हैं उनका ये मानना था कि उनके पूर्वज जो थे वो बहुत धनी हुआ करते थे। जो भी उनकी हालत है, पहले उनकी हालत ऐसी नहीं हुआ करती थी और उनके पास जो भी धन दौलत थी उसको बड़ी जाति के लोगों से और डाकू डकैतों से महफूज रखने के लिए इनके जो पूर्वज थे वो तंत्र मंत्र का सहारा लिया करते थे। अब जैसा कि आप सभी को पता है, और पता नहीं है तो हमारी कहानियां सुन सुनकर ही पता चल गया होगा कि तंत्र मंत्र का प्रभाव जितना फायदे के लिए होता है उतना ही वो नुकसान भी करता है। तो समय के साथ साथ तंत्र मंत्र का नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हुआ और उनके पूर्वजों की जो संपत्ति थी वो धीरे धीरे खोने लगी और इसी के साथ साथ उन लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी। और शायद आज इसी वजह से पूरे गांव ने उनको दरकिनार किया हुआ था। ये सारी बातें आशीष को उसकी दादी बताया करती थी। तो बात है 2021 की, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। और लॉकडाउन के अंदर आप समझ सकते हैं ऐसा गरीब परिवार जिसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चलता था,
इन लोगों के लिए रोजी रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ऑल इन ऑल बहुत डिफिकल्ट समय आशीष और उसके परिवार के लिए यहाँ पर आ चुका था। इतना ही नहीं, आशीष का जो घर था वो बिल्कुल गांव के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर था और इनके घर के पास में ही एक तालाब था। ये कोई नॉर्मल तालाब नहीं था। इस तालाब के चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थी और शाम के बाद इस तालाब की तरफ जाना तो दूर, इस तालाब का जिक्र तक कोई नहीं करता था। आशीष के घर वाले, उसके पड़ोसी और यहाँ तक कि गांव वाले भी शाम के बाद कभी भी उस तालाब की तरफ नहीं जाते थे। सभी लोग ये कहते थे कि ये तालाब एक भूतिया तालाब है, यहाँ पर कई लोगों की डूबकर मौत हुई है और उनकी आत्मा इस तालाब के आसपास घूमती रहती है। बच्चों को कभी भी सूरज ढलने के बाद इस तालाब की तरफ नहीं जाने दिया जाता था। इवन गांव के कई लोग तो आशीष के घर वालों को ताने भी मारते कि तुम उस भूतिया तालाब के आसपास रहते हो, इसीलिए तुम्हारी हालत ऐसी है। लेकिन सच क्या था, किसी को भी पता नहीं है। अभी आशीष जो है वो घर में सबसे छोटा था और इसके घर वालों का मानना था कि जब तक घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, घर का उद्धार या उसका विकास नहीं हो सकता है। तो उन सभी लोगों का फोकस था कि आशीष पढ़ लिख कर थोड़ा आगे बढ़े जीवन के अंदर, और इसीलिए उसे जो स्कूल था इनके गांव के अंदर, सरकारी स्कूल, उसी के अंदर पढ़ाया जाता था और उससे बार बार पढ़ने के लिए उसे प्रेशराइज किया जाता था। और इसी वजह से इसके घर वालों ने कभी भी आशीष को इनकी जो भी परंपरा रही है या जो भी इनके परिवार का राज रहा है, जिसके बारे में इनकी दादी कभी कभी इसको बताया करती थी, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। और शायद इसी वजह से आशीष से हुई एक बहुत बड़ी गलती, और इसकी कीमत ना सिर्फ आशीष के परिवार को बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी चुकानी पड़ी। तो 2021 मई का महीना चल रहा था। आशीष दिखने में बहुत ही कमजोर सा था, दुबला पतला बहुत था। तो उसको जो उसके आसपास के गांव के लड़के थे, जो भी उसके मोहल्ले के लड़के थे, उसका मजाक उड़ाते थे। तो उन्हीं में से उससे किसी ने कहा कि तो एक काम किया कर, सुबह सुबह दौड़ने जाया कर, हम लोग सब जाते हैं और फिर अच्छे से खाएगा पिएगा, भूख लगेगी तो तेरा शरीर थोड़ा ठीक होगा। अब देखो, लॉकडाउन जैसी चीज जो थी वो हमारे शहरों में थी, गाँव में किस तरह का लॉकडाउन नहीं था। तो रातों करीबन 3:30-4 बजे के आसपास उठकर उन्हीं लड़कों के साथ दौड़ने जाने लगा। अब आशीष की इस हरकत से उसके घर वाले बहुत नाखुश थे। वो उसे मना किया करते कि तू सुबह सुबह उठकर ना ये जाया मत कर कहीं पर भी दौड़ने में, तेरे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आशीष किसी ना किसी बहाने से या किसी तरीके से नजर चुराकर वो हर दिन दौड़ने अपने दोस्तों के साथ निकल जाया करता था, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि उसके घर वाले उसे क्यों मना कर रहे हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि घर वाले अगर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो उसका रीजन भी बच्चों को बता देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो उनकी भलाई के लिए ही हो। लेकिन यहाँ आशीष को कुछ भी पता नहीं था। वो ये सोचता था कि घर वाले यूं ही मना करते हैं। तब एक रात की बात है, ये सभी लोग बैठकर घर पे खाना वगैरह खा रहे थे। इसके पिताजी ने थोड़ी शराब पी हुई थी और वो इसके सुबह उठकर जाने से नाराज थे। तो उन्होंने गुस्से में आकर बोला, इतने दिन से तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तेरे को मना किया ना कि रात के टाइम पर दौड़ने नहीं जाना है, फिर भी तो जाता है। कल से अगर तू उठ कर गया तो साले तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये बात सुनकर आशीष को बुरा नहीं लगा, क्योंकि जब उसके पिताजी उससे बात कर रहे थे तो उनके चेहरे के हाव भाव ये बता रहे थे कि वो किसी चीज से घबराए हुए, किसी चीज से डरे हुए हैं। कोई ऐसा राज है जो उन्होंने मन में छुपा रखा है, लेकिन वो आशीष को नहीं पता है। खैर, अपने पिताजी की बात सुनकर उसने उनकी बात को एग्री किया और अगले दिन वो दौड़ने के लिए नहीं गया। तभी तकरीबन सुबह 7 बजे उसकी जो आंख खुलती है वो खुलती है आसपास के मोहल्ले की औरतों के रोने की आवाज से। जैसे चीखते हुए रोने की आवाज सुनकर वो उठकर जाने लगता है। तो बाहर खड़ी हुई इसकी माँ उसको रोकती है और बोलती है कि तू वहां पे मत जा, तुझे ये सब नहीं देखना चाहिए। पापा ये बात बोले तो रुक भी जाते हैं, लेकिन माँ की बात को जनरली जवान बच्चे ऐसे इग्नोर कर देते हैं। तो माँ को बोला कि नहीं मैं जाऊंगा, और वो फटाफट से भागता हुआ गया। घर से बाहर निकल के उसने देखा कि उसके पड़ोस के घर में बहुत सारी औरतें जमा हुई है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, औरतें आदमी सभी जमा है। वो भागते वहां पर पहुंचा और भीड़ के अंदर से घुसकर जब उसने देखा तो उसे पता लगा कि उसके घर के पड़ोस में रहने वाले एक जवान आदमी की मौत हो चुकी है। उस डेड बॉडी को देखते ही आशीष की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, क्योंकि ये उनको अपने चाचा बोला करता था। जब आशीष को उनकी मृत्यु कारण पता चला तो लोगों ने बताया कि कल रात को इनके घर में कुछ चोर डकैत घुस आए थे और वो इनका जेवर सोना सारा सामान लेकर भाग रहे थे जो भी इनके पास था। और तभी इनकी आंख खुल गई और उनसे छीना झपटी के चक्कर में उन लोगों ने इनको मार दिया। लेकिन उनकी ये कहानी आशीष को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि उस बॉडी को देखकर आशीष को साफ साफ पता लग गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उस पूरी बॉडी के शरीर पर कहीं पर भी चोट के निशान नहीं थे। पूरा शरीर बिल्कुल सूख गया था और नीला पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने खून की एक एक बूंद चूसकर उसके शरीर से बाहर निकाल ली हो। कुछ ना कुछ ऐसा था जो ये परिवार वाले
बाकी सब लोगों से छुपा रहे थे। खैर, उस आदमी का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उसकी मौत से आशीष को थोड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो बहुत मिलनसार था और बहुत अच्छे से उसकी बॉन्डिंग थी उनके साथ। यहाँ पर एक और चीज हुई, जिस दिन उस आदमी की मृत्यु हुई उसी दिन शाम को आशीष के घर में एक गाय थी। उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। अपना मन बहलाने के लिए आशीष उस बछड़े का ध्यान रखता, उस बछड़े के साथ ही खेला करता था। 1-2 दिन के बाद ही आसपास के मोहल्ले के लोगों के बीच में उस आदमी की मौत को लेकर बातें होने लगी। यहाँ पर आशीष ने 2 बूढ़ी औरतों को आपस में बात करते हुए सुना, जो कह रहे थे कि उसकी जो मौत हुई है ना, वो जरूर उस छुपे हुए धन की वजह से हुई है। उसने उस धन निकालने की कोशिश की है और इसी वजह से मारा गया है। देखा नहीं था उसका शरीर, ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा खून किसी ने चूस लिया है। अब ये बात जब आशीष ने सुनी तो उसका दिमाग ठनका, ये कौन से धन की बात कर रहे हैं। और तभी उसके दिमाग में एक और चीज आई कि उसके घर के पीछे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, जो कि टाट का बना हुआ, लकड़ी के जो घास फूस होते हैं उनका बना हुआ है। उस कमरे में हमेशा ही ताला लगा रहता है और घर के बच्चों को उस कमरे की तरफ नहीं जाने दिया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके घर के अंदर भी कहीं ना कहीं धन छुपा हुआ है, जिसके घर वालों को पता है लेकिन उन्होंने उसे नहीं बता रखा है। अब आशीष का दिमाग एक अलग ही एंगल की तरफ जाने लगा। उसने पूरी अपनी आज तक की लाइफ में जितनी बार उस कमरे के आसपास बारे में कुछ भी सुना है, जो भी रिलेट कर पाया, वो उससे उसे समझ में आ गया था कि उनके घर में भी शायद धन छुपा हुआ है और वो उस कमरे के अंदर ही है। इतनी गरीबी की हालत उसने देखी हुई है तो उसे लगा कि क्यों ना ये पता किया जाए कि क्या वाकई में उसके घर में भी धन है या फिर ये सिर्फ पड़ोस वाले के घर में ही था। खैर, ये सब चलता रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन घर के अंदर साफ सफाई होने लगी। उसके पिताजी जो है वो पूजा और हवन का सामान लेकर आए। तो सब साफ सफाई होते देख आशीष ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज ये साफ सफाई हो रही है, पिताजी पूजा का सामान लेकर आए हैं, आज क्या है? तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा, आज पूर्णिमा की रात है और आज के दिन हम लोग हमारे पूर्वजों और कुल देवता की पूजा करते हैं। इसीलिए आज के दिन हम लोग सभी लोग ठीक जल्दी से सो जाया करते हैं और रात के 12 बजे हम लोग ये पूजा करते हैं। तो उसने और कुछ जानना चाहा तो उसकी माँ ने मना कर दिया कि बेटा, जब तक हम लोग हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, तब तक कुल देवता की पूजा हम ही लोग करते हैं। हमारे बाद तुम लोग इस पूजा को किया करोगे। अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी इस पूजा में सम्मिलित किया जाएगा। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद कोई भी अगर अविवाहित है तो वो इस पूजा के अंदर नहीं बैठ सकता है। इसलिए अभी सब सिर्फ तुम्हारे पापा और मैं इस पूजा को करते हैं। आशीष ने और कुछ पूछना चाहा तो उसकी माँ ने उसे अनसुना कर दिया और अपना काम करने चली गई। लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर आशीष ने मनी मनी ठान लिया था कि कुछ तो राज है, कुछ तो रहस्य है कि माँ और बाबा इन बच्चों को उस पूजा के अंदर अपना बैठने थे ना, इस बारे में कुछ वो बता रहे हैं। लेकिन उसने ठान लिया था कि आज वो इस राज से पर्दा उठाकर रहेगा। उसने दिन भर इंतजार किया और रात को करीब 9 बजे सब लोग खाना खा पीकर सोने चले गए। सोने आशीष भी चला गया, लेकिन उसको नींद नहीं आने वाली थी। उसने इंतजार किया रात के 12 बजने का। आप समझते हैं गांव के अंदर पावर कट रहता ही है रात के टाइम पर, तो उस रात भी बिजली नहीं आ रही थी। सोए हुए थे, बिल्कुल अंधेरा हो रखा था और रात को करीबन 12 बजे के आसपास, ऐसा नहीं कि घड़ी वगैरह है या कुछ था, अंदाजे से समय चला करता था। यह हो सकता है कि घर वालों के रूम में घड़ी वगैरह हो, इतना मुझे आइडिया नहीं है। द पॉइंट इज कि जब वो सो रहा था तो उसे नींद तो आ नहीं रही थी, फोकस कर रहा था हर एक आवाज पर, पूरी तरह सन्नाटा फैला हुआ था। और तभी उसे कमरे का गेट खुलने की आवाज आती है। दैट मीन समझ गया था कि उसके माता पिता ने गेट खोला और वो पूजा करने जा रहे हैं। उसने थोड़ी देर वहां पर इंतजार किया। जब सब कुछ शांत हो गया तो चुपचाप से अपने कमरे से उठा। बिल्कुल अंधेरा हो रखा था और उस अंधेरे में धीरे धीरे चलते चलते उसने अपने कमरे का गेट खोला और बाहर देखा तो उसके माँ बाबा के कमरे का गेट खुला हुआ था। वो चांद की रोशनी हो रखी थी, तो वो धीरे धीरे पीछे वाले उस कमरे की तरफ गया और वहां जाके उसने देखा तो उसे उस कमरे से दीपक की जो रोशनी होती है वो कमरे से बाहर आ रही थी। तो वो समझ गया था कि घर वालों ने पूजा शुरू कर दी है। और वो बिल्कुल दबे पांव उस कमरे के आसपास पहुंचा। जैसा मैंने आपको बताया, वो कमरा बांस से बना हुआ था, मतलब जो टाट बोलते हैं उसको वहां पर। तो चुपचाप उस कमरे के कोने में पहुंचा और उस टाट को थोड़ा सा उसने चौड़ा किया और अपनी आंख से अंदर देखा। तो उसने अंदर का जो दृश्य देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर अंदर सामने एक मूर्ति रखी हुई थी, जो कि भगवान की नहीं थी, कुछ और ही वो मूर्ति थी। और उस मूर्ति के पैरों के नीचे एक लाल रंग की पोटली रखी हुई थी, जिसमें था बहुत सारा सोना। कई सोने के सिक्के गहने वहां पर रखे हुए थे, इतने जितने शायद कभी आशीष ने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे थे। और उसके माता पिता
वहां पर नतमस्तक होकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। लेकिन आशीष की नजर तो सिर्फ और सिर्फ उस पोटली पर रुकी हुई थी। वो उस सोने की चमक को, उन सोने के सिक्कों और गहनों को देख रहा था और लालच किसे कहते हैं, शायद आज पहली बार आशीष उसको फील कर पा रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद वो चुपचाप वहां से उठा और जाकर अपने कमरे में लेट गया। लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ वो सोना घूम रहा था और उसी के साथ साथ घूम रहे थे बहुत सारे सवाल। हम इतने गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी हमें मुश्किल से मिल पाती है और मेरे माँ बाप ने इतना सारा सोना छुपा के रखा हुआ है। क्या वो इस सोने को काम में नहीं ले सकते? कुछ सोना अगर वो बेच दे तो हम लोग भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि आखिर क्यों उसके घर वालों ने उस गहने और सोने के सिक्कों को छुपा के रखा हुआ है। कोई तो ऐसा कारण होगा कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये सोना किसी के हाथ लगे या फिर कोई उसे यूज करे। लेकिन उसके दिमाग में तो एक ही चीज चल रही थी, उसकी गरीबी, कि कैसे उसकी गरीबी दूर होगी। और उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अगर इसमें से कुछ सोना उसके हाथ लग जाए तो उसको बेचकर इतना पैसा आ सकता है कि इनका गुजर बसर अच्छे से हो सकता हो, किसी और का हो ना हो, लेकिन मेरा गुजर बसर तो बहुत अच्छे से हो सकता है। वो यही सब सोच रहा था और तभी कुछ देर में उसे उसके माँ बाप के आने की आहट आई। वो दबे पांव अपने कमरे के अंदर चले गए, जैसे कि वो किसी को भी ये जताना या जानना नहीं चाहते हैं कि उन्होंने किसी तरह की कोई पूजा की है। लेकिन आज आशीष के आंखों के सामने ये राज खुल चुका था कि आखिर उस कमरे में क्या है। जैसे उसे पता लगा कि उसके माँ बाप अंदर जा चुके हैं, उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और थोड़ी देर के बाद वो चुपचाप से वहां पर उठता है और सीधा पहुंचता है पीछे उस टाट वाले कमरे के पास। जाकर वहां टटोलता है तो वो देखता है कि कमरे का जो गेट था वो लॉक नहीं था। शायद पूजा की वजह से आज उन्होंने उस कमरे को लॉक नहीं लगाया हुआ था। सुबह उठकर उसके माँ बाप शायद उसे लॉक कर देंगे। उसे बहुत सही मौका दिखा। उसने उसका गेट खोला और गेट खोल के जैसे वो कमरे के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि कमरे का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो बिल्कुल ही अलग है। बहुत अलग डेंस लेवल की वहां पर एनर्जी हो रखी है। सामने वो मूर्ति रखी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जीवित मूर्ति है वो, और उसके सामने दिया जल रहा है। वो जो गहने थे, सोने के सिक्के थे, उनकी जो पोटली थी, उसको उस मूर्ति के पीछे उसके माँ बाप ने छुपा के रखा हुआ है। वो धीरे धीरे वहां आगे बढ़ता है और जैसे उस पोटली को बाहर निकालता है, खींचता है अपनी तरफ, खींचते ही एकदम से वो दिया बुझ जाता है। बुझते उसकी हालत टाइट हो जाती है और फटाफट से वो उस पोटली के अंदर हाथ दे के जो भी सिक्के गहने उसके हाथ में आते हैं उनको निकालता है, पोटली को वापस पीछे रख देता है और उस कमरे से बाहर निकलने लगता है। और जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलने लगता है, उसको अपने पीछे किसी की भारी भारी सांसों की आवाज आती है। वो इग्नोर करता है, भागता है, वापस से कमरे का गेट बंद करता है और कमरे के थोड़ी पास में ही मिट्टी खोदता है। वहां पर उसके हाथ में जो भी सोने के सिक्के गहने वगैरह आए थे, उन सबको वो गाड़ता है, मिट्टी से वापस बराबर करता है और उसके बाद चुपचाप जाकर अपने कमरे में अपनी जगह पर सो जाता है। इस सोने को चुराकर और चुपचाप बेचकर आशीष सिर्फ अपने घर की गरीबी दूर करना चाहता था। सुबह वो उठता है और अपने दोस्त सूरज के पास जाता है। सूरज आशीष का बचपन का दोस्त था। वो उसे अपने भाई की तरह मानता था और आंख बंद करके उस पर विश्वास करता था। मौका देखकर आशीष ने वो सारे गहने चुपचाप निकाले और सीधा सूरज के पास पहुंचा और उसे बताया कि किस तरह से उसने सोना निकाला है। उसने कहा कि भाई, तू इस सोने को बेचकर पैसे ले आ, इसमें से कुछ पैसे मैं तुझे भी दूंगा और बाकी पैसे मेरे घर में काम में आएंगे। उसकी बात सुनकर सूरज उस सोने को बेचने निकल पड़ता है। सूरज को भेजने के बाद आशीष यहाँ पर ख्याली पड़ाव पका रहा था कि अब उसके घर से भी गरीबी दूर होगी, वो भी ठीक से रह पाएंगे। अगर घर वाले पूछेंगे पैसा कहाँ से आया, तो मैं कुछ ना कुछ बहाना बना दूंगा या ऐसा कर लूंगा, कुछ दिनों के लिए कुछ काम करने जा रहा हूँ, उससे पैसा आ जाएगा, कुछ भी ऐसा, मतलब अगले गाँव में या कुछ ऐसा वो बना लेगा। लेकिन शायद जो वो सोच रहा था वो चीज़ें उतनी आसान नहीं थी। शाम के करीबन 7 बजे तक भी सूरज घर पर वापस नहीं आया। जब वो वापस नहीं आया तो वो सूरज के घर पे पूछने गया तो उसे घर वालों ने बताया कि उनको नहीं पता कि सूरज कहाँ गया हुआ है, शायद अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। जब उसके घर से वापस आया तो अब आशीष की चिंता बढ़ गई। वो सूरज को लेकर बहुत परेशान था। इसलिए नहीं कि सूरज को कुछ हो गया होगा, इसलिए कहीं आशीष से ज्यादा लालची सूरज तो नहीं निकला, कहीं सूरज उस सोने को लेकर फरार तो नहीं हो गया। रात के 9 बजे तक उसने इंतजार किया लेकिन सूरज की कोई खबर नहीं आई। घर वालों के सबके सोने का टाइम हो गया था तो घर वालों ने बोला कि चलो भाई सब सोते हैं। अब सोने तो सब चले गए, लेकिन आशीष की आंखों में नींद नहीं थी। आशीष अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गर्मी भी आज कुछ ज्यादा ही थी और सूरज, गहने, इन सब की चिंता के कारण आशीष सो नहीं पा रहा था।
पता नहीं कब रात के तकरीबन 12-1 बज गए, आधी रात हो गई, तभी अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। लाइट जाने से आशीष थोड़ा घबरा गया और उसके पास उस टाइम पर कोई टॉर्च वगैरह भी नहीं थी। वो लेटा हुआ था अपनी चारपाई के ऊपर कि तभी उसे अपनी चारपाई के नीचे किसी जानवर की तरह सांसें लेने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा भारी सा जीव उसके चारपाई के नीचे सांसें ले रहा हो। डर के मारे आशीष ने अपने आप को कंबल में लपेट लिया। ऐसे टाइम पर कंबल ही सबसे बड़ा सहारा होता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने घर वालों को आवाज लगा सके। आशीष अपने कानों को बंद करके उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे लगा कि वो आवाज उसे थोड़ी दूर चली गई है। दूर जाने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुआ कि तभी उसे अपनी माँ की चीख की आवाज सुनाई थी। वो भागकर वहां बाहर गया तो उसकी माँ ने कहा कि हे राम, ये क्या हो गया। और सामने का दिल दहलाने वाला मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उसके गाय ने जिस बछड़े को जन्म दिया था वो वहां से गायब था। खून के छींट, जहां पे गाय बंधी हुई थी वहां पर पूरी तरफ खून के छींटे पड़े हुए थे, मोटे मोटे से लोथड़े से पड़े हुए थे। और वो जो बछड़ा था वो अपनी जगह से गायब था। और जहां गाय को बांधा जाता है वहां पर जो टाट लगी हुई थी, जो बांस, छोटे छोटे बांस के वो लगे हुए होते हैं, उनके अंदर एक छेद हो रखा था। ये सब कुछ देखकर ये साफ पता लग रहा था कि कोई जानवर या कोई ऐसी चीज आई है जो उस बछड़े को वहां से खींचकर उस तालाब की तरफ लेकर गई है। अपने हाथ में टॉर्च लिए हुए आशीष के पिताजी और आसपास के लोग जब उस गांव के तालाब की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि टुकड़े में, रास्ते में कहीं कहीं जो डिस्टेंस थे उसमें कहीं कहीं उस बछड़े के शरीर के कुछ टुकड़े वहां पर फैले हुए थे और एक खून की लाइन बनी थी जो तालाब के अंदर तक जा रही थी। बड़े मुश्किल से उस दिन आशीष के परिवार की रात गुजरी और सुबह होते ही पूरे मोहल्ले टोले में यह बात फैल गई कि इस तरह से कल उनकी गाय के बछड़े को कोई खींच कर ले गया है। अब जब पूरे मोहल्ले में बात फैली तो सभी लोग अजीब अजीब सा बिहेव करने लगे। इधर आशीष को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और उसे अब सूरज की चिंता भी सताने लगी थी। वो अपने पिताजी और माँ के पास जाता है और जाकर उनको सारी बात बताता है कि कैसे उसने कल रात को वहां से वो सोना निकाला था। उसकी बात सुनते ही उसके पिताजी अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ जाते और बोलते कि अरे हरामजादे, ये क्या किया है तूने। इतना कहकर वो वहां से अपने घर से निकले और सीधा उनके मोहल्ले के जो सबसे बुजुर्ग लोग थे उन लोगों के पास जाकर बात करने लगे। उनके जाने के बाद आशीष उसे लगे उसने शायद अनजाने में कोई गलती कर दी है। कुछ देर के बाद उसके पिताजी वापस आए अपना मुंह लटकाए और आते ही सीधा वो आशीष के ऊपर बरसना चालू हो गए। थप्पड़, लात, चप्पल सबसे आशीष को बुरी तरह से पीटना शुरू किया। आशीष को समझ नहीं आता कि उसे क्यों पीटा जा रहा है और फिर उसको ठीक से पीटने के बाद उसके पिताजी वहां पर बैठ कर बोलने लगे, ये क्या कर दिया है तूने, अब पूरा इतिहास दोहराना पड़ेगा, अब हर घर से एक जान जाएगी। साले, तूने सोचा भी नहीं एक बार भी कि तू ये क्या करने जा रहा है। कोई चीज तो ऐसी इसके अंदर जो मना कर रहे हैं और तूने जाकर वही कांड कर दिया। तब आशीष घर के बाहर जाके मुंह लटका कर बैठ गया। इस टाइम करीबन सुबह के 9 बज रहे थे और वो जाके बैठे ताकि तभी उसे गांव के अंदर सूरज के घर से रोने चीखने की आवाज आने लगी। वो भागकर सूरज के घर पे पहुंचा तो वहां जाकर उसे पता लगा कि सूरज की ट्रक के नीचे आकर मौत हो चुकी है। सूरज के बारे में सुनते ही आशीष फूट फूट कर रोने लगा। अब जब चीजें बिगड़ने लगी तो आशीष के पिताजी ने पूरे टोले यानी मोहल्ले के लोगों को आशीष की गलती के बारे में बता दिया। ये सब सुनने के बाद एक बार तो सभी मोहल्ले वाले शॉक्ड रह गए। उन्होंने आशीष के पिता को बहुत बड़ा बुरा भला कहा कि तुमको ध्यान रखना चाहिए अपने बेटे का, बहुत बड़ी गलती कर दी इसने। उसने सबसे माफी मांगी। उसके बाद मोहल्ले के लोगों ने आपस में बातचीत की और कुछ तांत्रिकों को बुलाया। शाम के समय पर 4-5 कुछ बहुत ही विचित्र से दिखने वाले तांत्रिक उस मोहल्ले के अंदर आए और एक एक करके मोहल्ले के लोगों से उन्होंने बात की। देखते ही देखते वो सभी के सभी तांत्रिक आशीष के मोहल्ले के बीच में घेरा बनाकर बैठ गए और मोहल्ले के बाकी सभी लोग उनकी तरफ पीठ करके बैठ गए। मतलब पांचों तांत्रिक एक दूसरे को देख रहे हैं गोला बना के और बाकी मोहल्ले के लोग उल्टे डायरेक्शन में देखकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर के बाद उन तांत्रिकों ने कुछ लोगों को बुलाया और उन्हें कान में कुछ कहा। उनके कहते ही वहां से 4-5 लोग बाइकें लेकर निकल पड़े। आशीष उस वक्त बैठा बैठा ये सब कुछ देख रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद वापस से वो लोग बहुत तेज आवाज में बोले, सभी के सभी बच्चे यहां से चले जाएं और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी यहां से चले जाएं। यहां पर सिर्फ विवाहित लोग रुकेंगे। उनके इतना कहते ही जितने भी बच्चे थे और जितने भी अविवाहित लोग थे वो वहां से उठकर चले गए और आधी से ज्यादा भीड़ कम हो गई। आशीष भी अपने घर चला आया लेकिन उसके मन में अभी भी वो क्यूरियोसिटी थी, वो कौतूहल था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। थोड़ी देर घर में बैठे रहने के बाद तो चुपचाप छिपता छिपाता एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां से उसे वहां का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। और अब उसे दिखाई दे रहा था कि उन पांचों तांत्रिकों के घेरे के बीच में वही मूर्ति रखी गई है जो आशीष के घर के पीछे वाले टाट के कमरे में थी, जिसके पीछे से उसने वो सोना निकाला था। और सिर्फ इतना ही नहीं,
उसकी आंखें फटी की फटी रह गई ये देख करके। उस तस्वीर के आसपास में करीबन 10-12 और वैसी की वैसी पोटलियां रखी थी, जैसी पोटली में से उसने सोना निकाला था। वो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही आशीष के मोहल्ले के जो 4-5 लोग गए थे, वो एक सुअर को पकड़ कर लेकर आए और उसके बाद उन तांत्रिकों ने ऊंचे स्वर में फिर से कहा कि आज रात को इस 12 बजे इस जानवर की बलि दी जाएगी और इसका कच्चा मांस चढ़ाया जाएगा, उसके पश्चात ही सब कुछ ठीक होगा। इतना सुनते ही आशीष वहां से चुपचाप चला गया और वो रात का इंतजार करने लगा कि आखिर देखते हैं रात को क्या होता है। उसने अपना स्पॉट चूज कर लिया था। रात को 12 बजे से पहले वो जाकर वहां चुपचाप छुप गया, क्योंकि रात को 9-10 बजे गांव में सब सो जाते हैं, तो बच्चों को पहले ही सुला दिया गया था। लेकिन आशीष इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी मान नहीं रहा था। उसको चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहना चाहिए था, लेकिन वो होता है ना, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। वो मानने को तैयार था, तो देखना चाहता कि आखिर चल क्या रहा है। रात को 12 बजे वहां पर पूजा शुरू हुई। करीबन 1 घंटे पूजा करने के बाद उन तांत्रिकों ने उस जानवर की वहां पर बलि दी और उसके बाद उसके कच्चे मांस को वहां चढ़ाया और वहां जितने भी लोग उपस्थित थे उन सब ने भी उस कच्चे मांस का ग्रहण किया। ये देखकर आशीष चुपचाप वापस अपने कमरे में चला गया और जाने कब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह जब उठा तो उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसा पहले दिनों में था ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ अजीब सी फीलिंग उसके अंदर नहीं थी। वो समझ चुका था कि कल जो पूजा हुई है सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसके मन में अभी भी वो रहस्य जानने की बहुत ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हो ना कि इच्छा थी कि आखिर हुआ क्या, चल क्या रहा है, ऐसी क्या पूजा की गई और क्यों पूजा की गई। उसने बहुत सोचा, बहुत ढूंढने की कोशिश की, तब जाके उसका दिमाग चला और उसने अपने मोहल्ले के सबसे बूढ़े एक बाबा थे, उनसे इस रहस्य को जानने का तरीका निकाला। आशीष उन बाबा के पास पहुंचा और उनको पहुंचकर उसने सारी बात बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ और वे जानना चाहता है कि आखिर ये ऐसी पूजा क्या हुई थी। तब उन बाबा ने बताया कि बेटा, हमारा जो मोहल्ला है, हमारी जाति के जो लोग हैं, वो भगवान की नहीं शैतान की पूजा करते हैं और ये हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों को तंत्र मंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना और उन्होंने शैतान की पूजा करना शुरू किया, जिससे उन्हें शुरू में धन धान तो बहुत मिला, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी पीढ़ियां बढ़ती गई, उनके सामने संकट आते गए। तब जाकर तंत्र मंत्र के द्वारा उन्होंने शैतान के साथ एक सौदा किया और हर साल उनकी एक पूर्णिमा की रात आती है जब उनकी वो पूजा करते हैं, पूजा करके उनके लिए कुछ बलि वगैरह चढ़ाते हैं और उनके वो जो गहने हैं, वो गहने उनको उन्होंने वापस दे रखे हैं। एक तरह से ये उनका है कि हमने, हमारे पूर्वजों ने आपसे जो भी लिया, खर्च किया, वो सब वापस हम आपको देते हैं, हम हमारी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जिएंगे। और जब भी कोई इस नियम को तोड़ता है तो वापस से आ जाते हैं और उसके बाद उनको संभालना मुश्किल होता है। वो एक एक करके उसी जाति प्रजाति के लोगों को और उनके जो भी जानवर होते हैं उन सबको मारकर खाना शुरू कर देते हैं। ये सब सुनकर आशीष को ये समझ में आया कि क्यों उसके घर वाले ये सब करते थे और क्यों उन्होंने बच्चों को ये बात नहीं बता रखी थी। यहाँ पर आशीष को एक दुख ये भी हुआ कि अगर घर वाले उसको ये बात सच बताए थे तो शायद वो ये गलती कभी नहीं करता जो उससे हुई। उसके बाद आशीष का वही नॉर्मल जीवन वापस से शुरू हुआ। वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है और अब उसके दिमाग से शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने का वो जो फितूर था वो निकल चुका है। वो बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और पढ़ लिख कर शायद वो अपने परिवार को अपलिफ्ट करेगा। तो देखा आपने किस तरह से एक परिवार के राज से पर्दा उठा और उसके चक्कर में चली गई इसके बहुत अच्छे दोस्त की जान। घर का रहस्य घर में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ वो घर के सदस्यों को और स्पेशली जो यंग एज के बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी भरी हुई होती है, उनको पता होना जरूरी है। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई राज है तो आपको भी अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को उसे जरूर 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 बता देना चाहिए। हो सकता है ये यंग एज के बच्चे कोई ना कोई गलती कर दे। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।